मेरे नन्हे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज फिर हाजिर हूँ। आपका विषय हिंदी और पाठ हमें पढ़ना है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसका कुछ हिस्सा हम पहले की वर्कशीट में पढ़ चुके हैं और हमारी वर्कशीट नंबर जो है वो 40 है। तारीख है 5/10/2020 यानी कि 5 अक्टूबर 2020 और आपको अपना नाम लिखना है, अध्यापक का नाम लिखना है। तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था, लेखक हरिशंकर परसाई जो कि प्रेमचंद के जूतों को लेकर बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं और लगातार बात कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं कि प्रेमचंद जी को फ़ोटो खिंचाना नहीं आता है। अगर फ़ोटो खिंचाना ही था तो कम से कम किसी के जूते मांग लेते, क्योंकि लोग तो शादी के लिए मोटर कार मांग लेते हैं, वर दिखाई के लिए कोट मांग लेते हैं पहनने के लिए, लेकिन तुमसे क्या एक जूते मांगते नहीं बना। तो ऐसा शिकायत जो है लेखक हरिशंकर परसाई कर रहे हैं। अब उसके बाद और क्या बातें वो करते हैं, तो आइए हम जानते हैं, पढ़ते हैं इस गद्यांश को पढ़कर। आपकी स्क्रीन पर है ये गद्यांश, आइए इसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक ना जाने क्या क्या कहलाते थे। MGR। अब यहाँ एक समस्या हो गई है, MGR गलती से टाइप हो गया है, यहाँ आप मगर पढ़ें, मगर शब्द। मगर फ़ोटो में जो तुम्हारा जूता फटा हुआ है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक कह रहा है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यों ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, यानी कि नीचे का हिस्सा। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी से रगड़कर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गायें हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। कितनी सारी बातें लेखक हरिशंकर परसाई ने इसमें की है। एक मुस्कान को लेकर कितनी सारी बातें हैं कि वो तुलना भी करता है कि मेरा जूता प्रेमचंद के जूते से अच्छा है, लेकिन मेरा तलवा घिस गया है जो रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। लेकिन प्रेमचंद जी का जूता बहुत अच्छा है। अच्छे होने का कारण सिर्फ ये है कि उंगली भले ही दिख रही है, लेकिन उनका तलवा सुरक्षित है, पाँव सुरक्षित है, रगड़ खाकर कहीं लहूलुहान नहीं हो सकता। वह दूर तक हिम्मत से चल सकते हैं, लेकिन जिसका तलवा फटा हुआ है वो दूर तक नहीं चल सकता, क्योंकि वो जख्मी हो जाएगा। और लेखक हरिशंकर प्रसाद ये भी कहते हैं कि तुम्हें फ़ोटो का महत्व नहीं जानते और लोग जो है फ़ोटो पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी दिखावे की संस्कृति पर कुर्बान हो रहे हैं। लोग दिखाने के लिए तरह तरह के ढोंग रचते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन अपना दिखावापन नहीं देखते। लेकिन लेखक हरिशंकर परसाई ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास खिंचाने के लिए भले ही जूते अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम फटे जूते में भी बहुत शान से, स्वाभिमान से फ़ोटो खिंचवा रहे हो, बड़े ठाठ के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हो। फिर बात कर रहा है कि लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है वो मेरे हौसले पस्त कर देती है, क्योंकि वो व्यंग्य जो मुस्कान है चेहरे पर वो बहुत सच लिए हुए है, एक सच्चाई लिए हुए है, सच की मूरत लिए हुए है।
क्योंकि ऐसी सच्ची मुस्कान हर किसी के चेहरे पर नहीं दिखती। इसलिए लेखक कहता है कि तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। और कहता है कि इसका क्या मतलब है ऐसी मुस्कान का। तो कहता है कि ऐसी कौन सी मुस्कान है, क्या होरी का गोदान हो गया। गोदान एक उपन्यास है प्रेमचंद जी का, बहुत प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास जो 1936 में छपा। उसमें उन्होंने दिखाया कि होरी जो गोदान उपन्यास का हीरो है, उसकी इच्छा जीवन भर मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक रही कि वो गाय उसके घर में हो। और जब गाय लेकिन वो मर जाता है और पंडित उसके हाथ से पैसे ले लेता है, लेकिन गोदान तब भी नहीं हो पाता, उसकी इच्छा अधूरी ही रह जाती है। अगला है क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। पूस की रात एक कहानी है प्रेमचंद जी की, जिसमें हल्कू है और पूरी भयंकर ठंड में उसे खेतों की रक्षा करनी है, लेकिन इतनी ठंड में रक्षा कैसे करे। और नील गाय हल्कू का खेत चढ़ जाती है। वही सवाल उठा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता। डॉक्टर क्योंकि एक प्रसिद्ध आदमी है, डॉक्टर का एक नाम होता है, पैसे वाला है, गरीब आदमी की उसे परवाह नहीं है। और सुजान भगत जो उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि ये प्रेमचंद की एक कहानी है मंत्र, जिसके बारे में यहाँ लेखक ने लिखा है। और उसका लड़का सुजान भगत का मर जाता है क्योंकि उसका इलाज नहीं हो पाता। वो दुख और व्यंग्य भरी मुस्कान प्रेमचंद के चेहरे पर दिखाई देती है। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। और इसकी अंतिम कहानी यानी अंतिम लाइन में जो जिक्र किया गया है, माधो औरत के चंदे की शराब पी गया, तो यहाँ पे प्रेमचंद जी की अंतिम और बेहतरीन कहानी है कफन, जिसमें माधो की औरत मर जाती है और गांव वाले उन निकम्मों को पैसा देते हैं कफन लाने के लिए, और वो बाज़ार जाते हैं, लेकिन वहाँ उस चंदे की रकम के यानी कफन लेने के बजाय वो बाज़ार में शराब पी लेते हैं, कचौड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये जो व्यवस्था समाज की है, प्रेमचंद इस पर बहुत दुखी थे। इसी कारण से लेखक ने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर जो व्यंग्य मुस्कान है यानी सच्चाई की लिए हुए मुस्कान है, वो मेरे हौसले पस्त कर देती है। तो यहाँ कई सारी बातें हैं जो लेखक हरिशंकर परसाई ने की है प्रेमचंद जी को लेकर, कि उनके फटे जूते की तुलना अपने जूते से की है, उनकी व्यंग्य मुस्कान किस तरह की है, क्यों है, उनकी कई कहानी और उपन्यासों का जिक्र उन्होंने अंतिम पंक्तियों में किया है गद्यांश की। तो आइए, उम्मीद करता हूँ आपको एक गद्यांश कुछ समझ आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं हम उत्तर की तरफ। उत्तर हमारा स्क्रीन पर है कि उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है। लेखक ने प्रेमचंद की विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि हमारे लेखक प्रेमचंद एक महान थे, दुनिया भर की भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ, इसलिए उनको उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि कहा गया। किसको कहा गया? हमारे कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी को। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, लेखक के जूते और प्रेमचंद जी के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो आइए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। अब देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है कि लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो आइए इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। लेखक का जूता ऊपर से देखने में अच्छा था, उसमें से उंगली बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ था, जिसमें से पूरा पंजा छिल जाता था, लहूलुहान हो जाता था,
रगड़ खाकर, जबकि प्रेमचंद जी का जूता ऊपर से फटा दिखता था, जिसमें अंगुली बाहर दिखती थी लेकिन पाँव सुरक्षित है। इसलिए प्रेमचंद जी का जूता मेरी नज़र में अच्छा है, क्योंकि पाँव सुरक्षित है। तो प्रेमचंद जी दिखावे को नकार देते हैं, ढकोसले को नकार देते हैं, ऐसी संस्कृति को नकार देते हैं जिसमें दिखावापन है, लेकिन उनका पाँव सुरक्षित है क्योंकि वो लंबी यात्रा कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन जिसका नीचे का हिस्सा छिल गया है, खून से लथपथ हो गया है, वो आगे की यात्रा कैसे करेगा। इसलिए हमें इसमें प्रेमचंद का जूता ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, क्योंकि प्रेमचंद जी का अंगूठा भले ही दिख रहा है लेकिन उनका पाँव सुरक्षित है। तो आइए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, आपके सामने है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहा है। तो आइए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। बहुत ही आसान सा उत्तर है हमारे तीसरे प्रश्न का कि इस वाक्य में लेखक प्रेमचंद जी की सादगी और आज के समाज के दिखावे की बात कर रहा है। आज के समाज के दिखावे और खोखलेपन की ओर संकेत कर रहा है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा दिखावे के चक्कर में हम अपने माता पिता भाई बहन को भी कितनी बार इग्नोर कर देते हैं, नकार देते हैं, उनकी बेइज्जती तक कर देते हैं, और दिखावे के चक्कर में हम कर्जा तक ले लेते हैं और जिसे हमें चुकाने में बहुत परेशानी होती है। तो इसीलिए सादा और सच्चा जीवन जीना चाहिए, जिससे हमें भले ही थोड़ी सी तकलीफ़ होती है लेकिन भविष्य के लिए हमारा सब कुछ ठीक रहता है, हमें संतोष रहता है। तो इसलिए प्रेमचंद जी की सादगी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और आज के समाज के दिखावे की तरफ, खोखलेपन की ओर लेखक संकेत कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है। तो आइए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। चौथा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है। उत्तर हमारा स्क्रीन पर है, प्रेमचंद जी के उपन्यासों में जिस सामाजिक ढांचे की बात की गई है उस पर व्यंग्य किया गया है। वही व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रेमचंद जी की लेखक के हौसले पस्त कर देती है। मैंने पहले भी बताया कि लेखक यानी कि प्रेमचंद जी के चेहरे पर, उनके होंठों पर जो मुस्कान है वो किसी की तरफ इशारा कर रही है, हंस रही है। तो यही असली और सच्ची मुस्कान लेखक के हौसले पस्त कर देती है। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं। क्या फोटो खिंचाते वक्त आप भी मुस्कुराते हैं? क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। पांचवें और अंतिम प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं प्रेमचंद की मुस्कान के, और क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है कि प्रेमचंद की मुस्कान के ये कारण लेखक ने बताए हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला है, क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? आदि आदि। और मुस्कुराने के संबंध में है कि हाँ, हम भी फ़ोटो खिंचाते समय मुस्कुराते हैं ताकि चेहरा प्रसन्न यानी कि हंसता मुस्कुराता दिखे। कोई ये ना सोचे कि किसी ने पीट कर बैठा दिया है, कोई ये ना सोचे कि ये आदमी दुखी है, कोई ये ना सोचे कि इस आदमी के मन में कुछ और है जिसकी वजह से ये मुस्कुरा नहीं रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं। हमने ये गद्यांश पढ़ा और लेखक हरिशंकर परसाई जी, जो कि हंसी मजाक में बहुत गंभीर बात कहते हैं अपने लेखन के माध्यम से, तो इन्होंने जो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को लिया है उसका मकसद केवल इतना है कि हम दिखावे की संस्कृति के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं,
अपनों से दूर होते जा रहे हैं, तो हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, दिखावे से दूर रहकर अपनों के साथ ईमानदारी से चलना चाहिए, अपने समाज के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा रास्ता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा, ये गद्यांश समझ आया होगा, और आप भी अपने जीवन में दिखावे जैसी, खोखलेपन जैसी चीज़ों से दूर रहेंगे और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। तो आइए, मैं अब विदा लेता हूँ और आपका दिन शुभ हो, इसके लिए आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपको अगर ये वर्कशीट समझ आई हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वर्कशीट पर।